Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic strategic analysis and internal analysis. Strategic analysis के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनालिसिस क्या होता है और एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल के अंदर आते हैं पेस्ट एंड पोर्टर अप्रोच एंड इंटरनल के अंदर आते हैं रिसोर्स बेस्ड अप्रोच एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, नोट्स बना लेना. एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट कोड 17. हमने ऑलरेडी 5 यूनिट कर ली हैं, आज 6 यूनिट हम करने वाले हैं. 6 यूनिट के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी होती क्या है. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक जितनी भी प्रीवियस वीडियो यूनिट 6 के ऊपर आई हैं सब में हमने देखा है कि स्ट्रेटजी क्या होती है. सो स्ट्रेटजी क्या है कि जो हम प्लान्स बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसे कंपिटिटिव एडवांटेज मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी. तो स्ट्रेटजी क्या है, डायरेक्शन है, प्लान है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके. 3 तरीके की स्ट्रेटजी होती है, 3 टाइप भी बोल सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, लेवल भी बोल सकते हो. ये सबसे बड़ा लेवल है, देन ये उससे छोटा लेवल एंड ये सबसे छोटा लेवल. सबसे पहले हमारी होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, देन बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, जिसे हम होस्टाइल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं. यानी कि जो एक कंप्लीट एंटरप्राइज फॉलो करने वाली है उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम वेरियस स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके देख सकते हो, जिसके अंदर हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के टाइप को डिस्कस किया, जिसके अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी थी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी थी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी थी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी थी. तो ये स्ट्रेटजी है जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर हम फॉलो करते हैं. तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हमारी सबसे बड़ी लेवल की स्ट्रेटजी होती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो की जाती है. बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, जो एम्फेसिस करती है, यानी कि फोकस करती है कि हम अपनी कंपिटिटिव पोजीशन को इंक्रीज कर सकें. हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे एक जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट कैसे स्टैंड करेंगे, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, वो हमारी होती है बिजनेस स्ट्रेटजी, जो इससे छोटे लेवल पे आती है. एंड उससे भी छोटे लेवल की स्ट्रेटजी जो होती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन है, ये जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, वो हमारी होती है फंक्शनल स्ट्रेटजी. और वो होती है ताकि वो कंपिटिटिव एडवांटेज को गेन कर लें. इसीलिए होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डिसाइड किया कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करेंगे, वो हमारी क्या होगी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. उसके रिगार्डिंग जो वर्क होगा, बिजनेस स्ट्रेटजी हमें क्या बताएगी कि इसके अंदर भी हम कार्स बनाएंगे, ठीक है. उसके बाद फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हमारी कार का क्या कलर होगा, क्या साइज़ होगा, कैसी क्वालिटी होगी, क्या माइलेज होगी, जो हमें बाकियों से डिफरेंट बनाएगी, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रेटजी. तो सबसे पहले हमारे जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट में सबसे हेड टॉप लेवल होता है, उसकी क्या होती है, टॉप जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. उसके बाद जो हमारी बिजनेस यूनिट होती हैं डिफरेंट, वो हमारी क्या हो, जैसे एक बिजनेस है, ऐसा जरूरी तो नहीं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे टाटा है, तो टाटा की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. अब टाटा मान लो एल्यूमिनियम भी बनाता है, टाटा फूड की चीज़ें भी बनाता है, फूड से रिलेटेड फूड इंडस्ट्री में भी वर्क करता है, ऑटोमोबाइल में भी वर्क करता है, तो ये इसकी क्या हो गई, अलग अलग बिजनेस यूनिट. इनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो हमारी क्या होगी, बिजनेस स्ट्रेटजी. और इनके अंदर जो फंक्शंस होंगे, यानी कि फाइनेंस सबके अंदर फॉलो होंगे ना, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, तो वो हमारी क्या होगी, फंक्शनल स्ट्रेटजी. तो सबसे ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, देन जो यूनिट्स होती हैं उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड जो फंक्शंस होते हैं वो जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस की फंक्शनल स्ट्रेटजी. नाउ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है, जो भी स्ट्रेटजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप बनाते हो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एनालिसिस करते हो, यानी कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्क कर रही है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ताकि एक आप बेस्ट सेलेक्ट कर सको स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है. उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. यानी कि गोल को अचीव करने के लिए, कंपिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए जब आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, अल्टीमेट गोल, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कंपिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ताकि वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सके.
तो जब वो इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी करती है, इंटरनल एनालिसिस होता है तो दो अप्रोचेस को यूज़ करती है, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड रिसोर्स बेस्ड अप्रोच। अगर एक्सटर्नल की स्टडी करती है तो पेस्ट एंड पोर्टर अप्रोच। तो इसको ही हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस सबसे सिंपलेस्ट में आता है। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस है। उसमें फर्स्ट हमारा होता है पेस्ट एंड पेस्टल। पेस्ट का ही न्यू फॉर्म क्या है, पेस्टल। तो पेस्ट हमारा क्या है, पेस्ट एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेकिंग अप इट्स मैक्रो एनवायरनमेंट। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसे एनवायरनमेंट की दो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, या तो माइक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकती है या फिर आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकती है। तो माइक्रो जो होती है वो आपकी इंटरनल होती है और मैक्रो जो होती है आपकी एक्सटर्नल होती है। तो अगर हम एक्सटर्नल की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, मैक्रो एनवायरनमेंट। सो मैक्रो एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज फैक्टर प्रेजेंट हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, उसके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्टडी करना हमारा क्या होता है, पेस्ट एनालिसिस। इट इज़ द सिंपल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से ही आप समझ जाओगे कि आपने इसे बहुत बार पढ़ रखा है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस, अगर आप कॉमर्स से हो, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, 12th में ही आ जाता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप स्टडी करते हो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वही हमारा क्या है, पेस्ट एनालिसिस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बाकी नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस हैं, वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग करोगे तभी तो आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकोगे। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपका आने वाले टाइम में बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर केस हो जाएंगे। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हो। इकोनॉमिकल फैक्टर्स को, इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन की, नेशंस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिकली नेशन बूम पे है, रिसेशन पे है, डिप्रेशन पे है, उसी की बेस पे हम वर्किंग करते हैं, उसी की बेस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है हमारा, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक यानी कि सब कुछ हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके हाथ में है, सोशलिस्ट सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या मिक्स्ड है। तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उसके बेस पे भी हम वर्किंग करते हैं, तो वो इकोनॉमिकल के अंदर आ जाता है। देन सोशल यानी कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एथिक्स क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, परसेप्शन क्या है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही तो करोगे। कल्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में वर्किंग कर रहे हो और इंडिया के लोगों की जो ओपिनियन है, जो सोच है, उसी को कंसिडर नहीं करोगे तो आपका सामान कौन खरीदेगा, वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अगर आपने उनके कल्चर को, उनकी वैल्यूज़ को हर्ट किया तो आपको देखना पड़ता है कि सोशल फैक्टर यानी कि सोशली सोसाइटी से रिलेटेड जितने फैक्टर हैं उनको भी देखना पड़ता है, वो भी अफेक्ट करते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सी सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर तो अफेक्ट करेंगे ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कीपैड मोबाइल्स बनाती थी, अगर वो ये सोचे कि टेक्नोलॉजी बेशक चेंज हो रही है, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, बट हम चेंज नहीं करेंगे तो आज उसे कौन बाय करेगा। टेक्नोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करते हो, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होती है। सो पेस्ट एनालिसिस क्या करता है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करता है और उसके बेस पे हमें बताता है कि कौन सी, किस तरीके से हमें वर्किंग करनी चाहिए, ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। जब पेस्टल एनालिसिस है उसी के अंदर जब हम लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर को भी जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्ट के अंदर जब हम दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं, एल एंड ई को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेस्टल एनालिसिस। जो न्यू वर्जन है पेस्ट एनालिसिस का, जिसके अंदर यानी कि अब हमने लीगल को भी देख लिया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संविधान को फॉलो करे, जो कानून है, क्योंकि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूट को अगर फॉलो नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो नहीं करेगी तो वो ज़्यादा दिन हमारा वर्किंग नहीं कर पाएगी। सो लीगल एस्पेक्ट्स को फॉलो करना और एनवायरनमेंट की, अब लोग क्या होते जा रहे हैं, इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को, ई व्हीकल्स को, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आपकी एनवायरनमेंट फैक्टर को आप कंसीडर नहीं करोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप कितना हार्म कर रहे हो, तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। तो इनको भी आपको कंसिडर करना जरूरी है, इसलिए पेस्टल एनालिसिस आया। और ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि हम अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकें इनके थ्रू। अगर ये हमें जो पेस्ट एनालिसिस है वो हमें किसने दिया है, हार्वर्ड के जो प्रोफेसर हैं फ्रांसिस ने हमें दिया है। और इन्होंने कब दिया था, 1967 में इन
इनकी बुक में बुक जो थी वो क्या थी, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनकी बुक का नाम था, पता होना चाहिए। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन 1967 गिवन बाय फ्रांसिस, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें पेस्ट एनालिसिस को प्रोवाइड किया था। सो अगर हम पेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि अगर हम बाकी फैक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें थ्रेट पता चल जाता है तो वार्निंग सिग्नल मिलती है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन फैक्टर्स को समझ के। अगर कोई चेंजेस होने वाले हैं तो उसके साथ हम टेक्नोलॉजी में जैसे चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होंगे, उससे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। नाउ हमारे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। पेस्टल, PESTLE। तो हमारे पॉलिटिकल में क्या आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट कैसी है, एक गवर्नमेंट है या कंबाइन गवर्नमेंट है, करप्शन कितना है, टैक्स क्या पॉलिसी है, ये सब किसके अंदर आता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। इकोनॉमिक में क्या आता है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट, ये सब कितना है। देन सोशल में पॉपुलेशन कितनी है, कल्चर कैसा है, सब कल्चर कैसा है, वैल्यूज़ क्या है, वर्कफोर्स की क्या ट्रेंड है और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर की क्या परसेप्शन है, क्या ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी में क्या है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी डेवलप कर रही है, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर कितने जल्दी से हमारी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं, मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा है। लीगल में क्या कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, लॉज क्या बना रखे हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखी है। एनवायरमेंटल में हमारा क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस हम इसके बाद करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ जो हमने स्टडी की वो क्या है, पेस्टल एनालिसिस या फिर पेस्ट भी आप उसे बोल सकते हो, जो हमें किसने दी है, फ्रांसिस, हमारे जो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमें दी थी उनकी एक बुक में जिसका क्या नाम था, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन 1967। नाउ पोर्टर 5 फोर्सेज, सेकंड मॉडल हमारा क्या है, पोर्टर 5 फोर्सेज, जो हमें माइकल पोर्टर ने दिया है, और ये काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी पावरफुल टूल है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें अपनी कंपिटिटिवनेस को, कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने कंपिटिटिव हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और उसी के बेस पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो ये मॉडल क्या करता है, एनालाइज करता है 5 फोर्सेस को। उन 5 फोर्सेस के बेस पे आप डिटरमाइन करते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। वो 5 फोर्सेस को आप स्टडी करते हो, कौन सी फोर्स आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आप ये पता लगाते हो, और उसी के बेस पे स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करके अपनी वर्किंग करते हो, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती हैं। तो वो 5 फोर्सेस क्या हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए, 5 फोर्सेस के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है इससे। पहले की जो पोर्टर 5 फोर्सेस हैं वो किसने दी है, माइकल पोर्टर ने दी है, और वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती हैं। और वो 5 फोर्सेस क्या हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे कंपटीशन कितना है, जितना कम कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोनोपोली होगी। आप अकेले सर्व करोगे तो आपके प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर कितनी है सप्लायर्स की, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लायर्स से आप खरीदते हो और आप जाके कस्टमर्स को बेचते हो। तो अगर जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हुई तो वो हमसे ज़्यादा पैसे ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख में बेच रहे हैं, अगर उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हुई, हम कहते हैं नहीं भाई 80,000 इसके वैलिड बनते हैं, बट अगर उनकी पावर अच्छी है, बार्गेनिंग पावर, तो वो हमसे 1 लाख के लेके रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है उसके ऊपर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, कि अब हमने सामान बचाया 1,000 का, हम एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 1,000। अगर हमारे कस्टमर्स क्या करते हैं, भाई और कम करो और कम करो, अगर उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो ऐसा हो सकता है कि वो 800 में उस प्रोडक्ट को ले जाएं। तो अगर 800 में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो 200 का है वो एक तरीके से लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा तो 1000 में बेचने का था ना। तो हमारी बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की कितनी है, सप्लायर्स की कितनी है, दोनों अफेक्ट करती है हमारी कंपिटिटिवनेस को और प्रॉफिटेबिलिटी को। कंपटीशन अफेक्ट करता है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अगर आप एक इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेली जो कंपनी है वो बिस्किट बना रही है, उसके बाद A, B, C और भी बहुत सी कंपनी होती हैं जो बिस्किट बनाती हैं। तो जैसे ओरियो है, बार्बन है, वो भी कंपनीज हैं जो बिस्किट बनाती हैं। तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, क्योंकि मार्केट शेयर कम हो जाता है। पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंस इनटू द इंडस्ट्री, कि कितने ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, तो फिलहाल आपकी इंडस्ट्री में 5 बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होता है और आप उसी में आ रहे हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पोटेंशियल है, यानी कि एक इंडस्ट्री है
जो फिलहाल ऑटोमोबाइल में नहीं है, फिलहाल वो मान लो टेक्सटाइल में है, लेकिन वो सोच रही है कि वो ऑटोमोबाइल में आए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉपुलर कंपनी है, तो उसका भी थ्रेट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि आगे आके वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है। सो इन 5 फोर्सेस के थ्रू आप अपनी कंपिटिटिवनेस को डिफाइन करते हो अकॉर्डिंग टू द माइकल पोर्टर मॉडल। नाउ इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या है? इंटरनल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। कि एक्सटर्नल एनालिसिस में हम बाहर की एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे थे, बाहर की फोर्सेस की स्टडी करते थे, जैसे कि हमने पेस्टल में किया या फिर इन 5 फोर्सेस को किया। ये भी 5 हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रिलेट करती हैं। बट इंटरनल एनालिसिस क्या कहता है? इंटरनल एनालिसिस बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, फंड है, जो भी चीज़ें हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्टडी करना और फिर पता लगाना कि क्या हमारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। इंटरनल एनालिसिस इज एन इवेल्युएशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रिगार्ड द कंपटीशन। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी क्या रिसोर्सेज हैं, उसमें से कौन सी रिसोर्सेज हैं जो बहुत अच्छी हैं आपके लिए, वो आपके लिए स्ट्रेंथ बनी हुई है, और कहाँ आप वीकली परफॉर्म करते हो, वो हमें क्या डिटरमाइन करता है? इंटरनल एनालिसिस डिटरमाइन करता है, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकें। नाउ इसके अंदर फर्स्ट हम यूज़ करते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू, और सेकंड हमारी होती है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले है रिसोर्स बेस्ड व्यू। इट इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो आप याद रखना ये सारा किसके ऊपर बेस्ड है? रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी एंड लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो डिस्क्राइब दैट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच एंड द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड विच रिसोर्सेज द सुपीरियर वन। कि ये हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कहाँ से आई है, वेयर कहाँ से आई है, कितनी है, हाउ मच, उनकी क्या क्वालिटी है, ये क्वांटिटी भी बताता है, क्वालिटी भी बताता है, कहाँ से आई है, कहाँ यूज़ हो रही है, सारी चीज़ें हमें बताता है कि कितनी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन सी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और जो हैं वो कहाँ से आई हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी में है, वो सब कुछ हमें डिटरमाइन करता है। वो हमारा होता है रिसोर्स बेस्ड व्यू, यानी कि रिसोर्सेज के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है, और ये भी डिटरमाइन कर देता है कि कौन सी रिसोर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जाम्पल कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में, हमारे प्रॉफिट में, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरीके की रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ से लेके आनी है, और जो हैं वो किस अमाउंट में है, किस क्वालिटी में है, कहाँ से आई और कैसे यूज़ करनी है, और सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन सी है। अब जब हम रिसोर्स बेस्ड व्यू करते हैं उसके एनालिसिस के लिए, यानी कि रिसोर्सेज के एनालिसिस के लिए, ये सब पता लगाने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं VRIO मेथड ऑफ रिसोर्स इवेल्युएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स इवेल्युएशन का मेथड VRIO। तो VRIO मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले रिसोर्स बेस्ड व्यू, यानी कि रिसोर्स कितने तरीके की होती है हमें ये देख लेना चाहिए। रिसोर्सेज टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल का मतलब जो हमें दिखती हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती है? इनटेंजिबल। जैसे गुडविल है, तो हम पहले रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं कि टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। जैसी भी रिसोर्स हो वो क्या होनी चाहिए? हेट्रोजीनियस एंड इमूवेबल होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक है ऑर्गेनाइजेशन ए और एक है ऑर्गेनाइजेशन बी, तो ऑर्गेनाइजेशन ए की रिसोर्सेज बी से अलग होनी चाहिए, सो दैट वो अपने आप को अलग डिफ्रेंशिएट स्टैंड कर सके मार्केट के अंदर। और इमूवेबल का मतलब है कि ईजिली वो कॉपी ना की जा सके, ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? रिसोर्सेज टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकती हैं, जो हेट्रोजीनियस एंड इमूवेबल होनी चाहिए। देन दो हमारी रिसोर्सेज आती हैं, यानी कि इनको क्रॉस करके कि जो भी हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज हैं जो हेट्रोजीनियस हैं एंड इनमूवेबल हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? VRIO मेथड की स्टडी करते हैं। तो VRIO मेथड क्या बताता है? कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारी रिसोर्सेज में होने चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी? कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। तो रिसोर्सेज दो तरीके की हो सकती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जो क्या होनी चाहिए? हेट्रोजीनियस एंड इमूवेबल। फिर हम उन रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं VRIO मेथड से कि क्या उसके अंदर ये बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि VRIO बताता है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तभी हम क्या कर सकते हैं? कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। सो इंटरनल एनालिसिस में हम इसे परफॉर्म करके ही पता लगाते हैं कि क्या हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज की, वो क्या बोलते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेजेस की कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकें, और उसी के बेस पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो VRIO के अंदर कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि VRIO किस चीज़ को बोलता है कि रिसोर्सेज के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो वो कहता है कि वैल्यूएबल, रेयर, इम्परफेक्टली इमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकती है।
तो VRIO मेथड क्या है, आइडेंटिफाई करता है वैल्यू ऑफ रिसोर्स, और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम कैपेबिलिटी और कम्पिटिटिव एडवांटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो किसने दिया है, बार्ने जेबी में 1991 में। किसने दिया है, बार्ने जेबी इन 1991। और उन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, VRIO होना चाहिए उनके पास। वी का मतलब क्या है कि वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी रिसोर्सेज हैं चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास वैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इम्परफेक्टली इमिटेबल, कि कोई भी उन्हें कॉपी ना कर सके, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इजीली इमिटेट ना की जा सके, कॉपी ना की जा सके। एंड ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी हमारी रिसोर्सेज क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेज को लेके आ सकती हैं। जो VRIO मेथड है ये कहाँ से आया है, VRIN मेथड से आया है। VRIN का इम्प्रूव्ड वर्जन है VRIO, जिसके अंदर VRIN में और VRIO में एक ही डिफरेंस है कि N की जगह O आ गया है। तो इसमें क्या था, VRIN का मतलब था वैल्यूएबल, सेम, रेयर, इम्परफेक्टली इमिटेबल, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज की जगह यहाँ क्या था, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, यानी कि उसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो। ऐसी चीज़ लेके आना जिसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो, जैसे टी है, उसका तो सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफ़ी अवेलेबल है, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसका मार्केट के अंदर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही ना हो, तभी वो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल क्रिएट होगी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी हमारी रिसोर्स है अगर वो वैल्यूएबल है तो हम आगे बढ़ जाएंगे चेक करने के लिए। अगर वैल्यूएबल नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कंपिटिटिव डिसएडवांटेज है, यानी कि हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है, इवन डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है। अब वैल्यूएबल VRIO, तो सबसे पहले हम V को चेक करते हैं। अगर V में हम पास हो गए तो उसके बाद हम रेयर को चेक करते हैं। अगर रेयर है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो इसका मतलब कंपिटिटिव पैरिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सबके पास प्रोडक्ट हैं, इसीलिए यहाँ तो कंपिटिटिव डिसएडवांटेज कि हमारे पास तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज ही नहीं है। उसके बाद वैल्यूएबल तो हैं बट वो रेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कुछ रेयर चीज़ नहीं बना पा रहे। उसके बाद अगर हम रेयर भी बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो इमिटेट ईजिली कॉपी की जा सकती हैं। तो अगर वो ईजिली कॉपी नहीं की जा सकती, यानी कि अगर हमारे पास कॉस्टली है, इमिटेट ईजिली नहीं किया जा सकता, तो हम आगे O को चेक करते हैं। अगर वो ईजिली कॉपी की जा सकती है, इसका मतलब हमारे पास जो एडवांटेज थी वो टेम्परेरी टाइम के लिए ही है। मान लो आज आप कोई प्रोडक्ट लेके आए, वो ईजिली कॉपी किया जा सकता है, तो आज तो आपके पास एडवांटेज है कि औरों के पास नहीं है, बट अगर वो ईजी टू कॉपी है तो आने वाले 10 दिन में 15 दिन में वो कॉपी कर लेंगे, तो जो आपकी कंपिटिटिव एडवांटेज है वो क्या होगी, टेम्परेरी होगी। पहले में तो कंपिटिटिव डिसएडवांटेज ही है, दूसरे में रेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंपटीशन है। दूसरे में क्या है, नेक्स्ट में क्या है कि इमिटेट ईजिली हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी टाइम के लिए आपको एडवांटेज मिल रही है। एंड देन हमारा क्या है, अगर हम देखते हैं कि मान लो वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, कॉस्टली है इमिटेट करने में, तो हम देखते हैं कि क्या ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो सिंपल हमारी कंपिटिटिव एडवांटेज हमें मिल गई, अगर नहीं है तो फिर से हमारी टेम्परेरी कंपिटिटिव एडवांटेज हमारे पास थी। देन हमारा आता है लास्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस भी हमें माइकल पोर्टर ने दिया है 1985 में, और ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो एंटरप्राइज यूज़ करती है ताकि उसे पता चल जाए कि उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो मेन एक्टिविटीज़, सपोर्ट जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, उन्हें हेल्प करती हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जा सके, अच्छे से बनाया जा सके, जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए और आप अच्छे से अपने कस्टमर्स को सर्व कर सको। उसके बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करो। वैल्यू चेन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एंड सेकंड, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, जिसके बेस पे आप अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करके बेस्ट आउटपुट बना सको। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, ये क्या होती हैं, कब आती हैं, जब हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है उससे फिनिश गुड बनाते हो, उसके बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसका गोल क्या है, ये रिकॉग्नाइज करना कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है ताकि कंपिटिटिव एडवांटेज को पा लिया जाए। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी में हमारा क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स को लेके आना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ करना। अगर आपने गुड्स बना लिए, उतना काफ़ी नहीं होता, उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना भी तो होता है, तभी तो उनकी डिमांड फुलफिल होगी। तो पहले तो सप्लायर से लेना, देन ऑपरेशंस करके फाइनल गुड बनाना, देन उसे कस्टमर तक पहुँचाना, उसके लिए मार्केटिंग एंड सेल्स करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये हमारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, मेन एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, उसमें आती है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, गुड्स को बना पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करेगा। प्रोक्यूरमेंट, यानी कि बार बार रॉ मटेरियल को लेके आना, इनबाउंड लॉजिस्टिक के लिए, प्रोक्यूरमेंट के लिए भी यूज़ होगा। एंड ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते, HR हर लेवल पे काम करेगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्यूरमेंट और HR। इसकी हेल्प से ये क्या है, हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो
वैल्यू ऐड करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की कंपटीटिव एडवांटेज को अचीव किया जा सके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वे से इन्हें परफॉर्म करती है और अपने कॉस्ट को रिड्यूस करती है, वही क्या करती है, कंपटीटिव एडवांटेज को अचीव कर पाती है। ये हमारे इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर इंटरनल एनालिसिस की स्टडी की और एक्सटर्नल एनालिसिस की। एक्सटर्नल में पेस्ट एंड पेस्टल और पोर्टर का मॉडल देखा, 5 फोर्सेस का। देन उसके बाद इंटरनल में हमने देखा रिसोर्स बेस्ड व्यू एंड उसके बाद हमने देखा वैल्यू चेन। आई होप दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जो वीडियोज़ हैं अगर आप उन्हें सीक्वेंस में देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बिकॉज हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं। पहले हमने यूनिट 1 की, सेकंड की, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस जो उसके अंदर मेंशन है उसी सीक्वेंस में हम कर रहे हैं। तो आपके लिए आने वाले कॉन्सेप्ट इजी हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यूनिट्स नहीं देखी हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 1 यूनिट 2 करके, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।